हेलो, गुड इवनिंग। ये हमारी 50 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, तो थोड़ा क्विक चलेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन्स द फॉरवर्ड पायलट दस डिड आई चाइट स्वीट थी वैंस डिडस दो स्टील डाई दैट स्मेल्स अपीयर इन। हमें ये बताना है कि ये लाइन कहाँ पे आई है। तो ये लाइन आई है शेक्सपियर के सोनेट नंबर 19 में। ओके अच्छा, शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 19 है, इसका ये है पॉइंट कि ये ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता। ट्रेडिशन क्या है, सोनेट हमारे 14 लाइन के होते हैं बेसिकली, लेकिन जो सोनेट नंबर 19 है इसमें 15 लाइन है। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि किसी और उसमें पूछा जा सकता है। ओके, और एक सोनेट नंबर 126 है, 126, उसमें 12 लाइन है, ये भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता। और एक सोनेट नंबर 145, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में है। ये भी बेसिकली जो सोनेट्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये तो पता चल गया आपको ये शेक्सपियर का है। ओके, तो जो ये लाइन बोली गई है, द फॉरवर्ड पायलट दस डिड आई चाइट स्वीट थी वैंस, मतलब जो लाइन बोली गई है शेक्सपियर ने इसमें कहा क्या है। तो इसका जो ओवरऑल है थीम है वो ये है कि शेक्सपियर ने यूज किया है नेचुरल इमेजेस का, मतलब प्राकृतिक कल्पनाओं का, टू कंपेयर द फेयर यूथ्स ब्यूटी। जो उसकी फेयर यूथ थी, मतलब जो उसने डेडिकेटेड की है ना ये फेयर यूथ को, तो जो उसकी ब्यूटी को है उसको कंपेयर किया है वैरायटी ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर्स की जो वैरायटी है उनसे उसको कंपेयर किया है। पूरी पोएम में जो है शेक्सपियर ने यही किया है। तो ये जहाँ वायलेट वायलेट फूल वगैरह है, उन्होंने इसमें लिली के फूल को, रोज के फूल को अपने जो फेयर यूथ है उसकी अपीयरेंस से कंपेयर किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शेक्सपियर्स रिचर्ड सेकंड वाज एन इंग्लिश किंग ऑफ द। हमें ये बताना है कि जो शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड है वाज एन इंग्लिश किंग ऑफ द, वो कौन से पीरियड का, मतलब कौन से समय का था रिचर्ड सेकंड। तो वो था प्लांटाजेनेट पीरियड। ओके, प्लांटाजेनेट पीरियड क्या है, मतलब प्लांटाजेनेट आपको पता ही होगा, एक मेंबर रॉयल हाउस का होता है जिसने रूल किया है इंग्लैंड में हेनरी सेकंड के एक्सेशन के अराउंड रिचर्ड थर्ड की डेथ तक। मतलब उस टाइम का जो वो था, एरा था, जो टाइम था, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टाइम के पीरियड को ही प्लांटाजेनेट पीरियड बोला है। और उसी टाइम में रिचर्ड सेकंड था। तो शेक्सपियर का जो रिचर्ड सेकंड है उसको वहाँ का उस समय का किंग बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉम्वेल मेड वे फॉर द। और जो ओलिवर क्रॉम्वेल था उसका जो रूल था, जो उसका शासन था, उसने किसके लिए रास्ता बनाया, वे मतलब रास्ता, किसके लिए बनाया, द क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स। किसके लिए बनाया था, द क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स। अच्छा, क्यों बनाया था। जो ओलिवर क्रॉम्वेल था वो तो सपोर्ट में था पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के। ओके, तो उस समय सिविल वॉर चल रहा था, ये आपको पता ही होगा। तो 16 उसके पास की बात है ना, 1642, मतलब उसी के राउंड की बात है। तो जो इंटरेगनम था 1642 से लेके 1660 तक, तो जो इंग्लिश थिएटर थे वो क्लोज रहे प्यूरिटन्स के द्वारा, क्योंकि रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल रीजन चल रहे थे, क्लैश चल रहा था लोगों, मतलब उनके बीच में, चार्ल्स के किंग के बीच में और ओलिवर क्रॉम्वेल के बीच में। तो इसलिए जब तक वो रहा, ओलिवर क्रॉम्वेल का रूल रहा, तो उसने क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स के लिए रास्ता बनाया। ओके, फिर से रीओपन हो गए थे 1660 में, जब चार्ल्स सेकंड आया ना गद्दी पे 1660 में, 1685 तक रहा वो भी, तब रीओपन हो गए थे थिएटर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट वाज द एज ऑफ मैरी पॉवेल व्हेन शी मैरिड मिल्टन। ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। कहीं इसके बारे में 16 ईयर, मतलब 16 ईयर दिया है, कहीं 17 ईयर दिया है। हम इसको 16 ईयर्स करेंगे। अच्छा, मिल्टन ने 3 शादियाँ की हैं, ये आपको पता है, और मैं पहले भी ईयर वाइज बता चुकी हूँ कि किस ईयर में इसने कौन सी शादी की। यहाँ मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँगी। पहले मतलब मैरी पॉवेल, सेकंड वाइफ का नाम था कैथरीन वुडकॉक,
और जो थर्ड वाइफ है उसकी 1663 में जैसे शादी की थी एलिजाबेथ मिल्सन। वो मिल्टन के मरने के बाद भी काफ़ी बाद तक जिंदा रही थी, मिल्टन से काफ़ी छोटी थी। अच्छा, हम मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, जो उनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनका जो उन्होंने ना सोनेट नंबर 23 जो है मिल्टन का, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, वो डेडिकेट किया था। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन ए पोएम प्रेलूड्स, किसने लिखी है ए पोएम प्रेलूड्स? ये देखो प्रेलूड्स बताना है हमें। एक तो है द प्रेलूड जो वर्ड्सवर्थ की है, जो बार बार मतलब जो हमारे सिलेबस में है वर्ड्सवर्थ, लेकिन हमसे पूछा है प्रेलूड्स, तो जो ये प्रेलूड्स है ये लिखा है टी.एस. एलियट ने। 3 सेम नेम का है वर्क, मैं तीनों का बताऊंगी आपको। जो प्रेलूड्स है वो तो आ ही गया टी.एस. एलियट के द्वारा, ठीक है। और जो हमारा वाला वर्क है जो टी.जी.टी. में मेंशन है वर्ड्सवर्थ का, वो है द प्रेलूड। और एक वर्क और है ए प्रेलूड, एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का, वो लिखा है टी.एच. लॉरेंस ने। ए प्रेलूड करके वो लिखा है टी.एच. लॉरेंस ने। 3 हो गए एक सेम जैसे सेम सिमिलर नेम के। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग, ये लाइन किसने बोली है? ऑल द वर्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस। मतलब पूरी जो संसार है एक रंगमंची है, और यहाँ पे जो मैन और वुमेन है वो केवल एक खिलाड़ी हैं, मतलब जो अपना रोल अलग अदा कर रहे हैं। एज यू लाइक इट में ये बात किसने और किससे बोली थी ये बताना है। तो एज यू लाइक इट में ये लाइन बोली थी जैक्स ने ड्यूक सीनियर से। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से बता रही हूँ। जैक्स ने ड्यूक सीनियर से बोली थी ये लाइन। और ये मैंने उस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि जो ये ऑल द वर्ल्ड जो स्टेज है ये मोटो था उसका, ग्लोब थिएटर का 1599 में जो आया था। ओके, अच्छा मैं आपको इस प्ले के बारे में एक बात बताऊंगी कि इसमें 7 एज का वर्णन हुआ है, मतलब 7 एज का डिस्क्राइब हुआ है। पहली ये जो एज मानी गई है इन्फेंट मतलब शिशु, दूसरी स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, 6 पेंटालून मतलब स्टूपिड ओल्ड मैन, और जो 7th मतलब लास्ट उसे बोलेंगे सेकंड चाइल्डसनेस, अनकॉन्शियस स्टेज होती है, मियर ऑब्लिवियन मतलब वेरी सिमिलर टू डेथ जो लास्ट मानी गई। ठीक है, मैं इनको एक बार और रिपीट करूँगी। पहली इन्फेंट मतलब बच्चा होता है, फिर सेकंड स्कूल बॉय मतलब वो फिर स्कूल जाएगा, थर्ड फिर वहाँ पे लवर बन जाएगा, फिर लवर बन गया फिर अब सोल्जर बनेगा कुछ पैसे वैसे और देश के लिए भी, फिर फिफ्थ जस्टिस बन जाएगा, थोड़ी एज ज़्यादा और हो जाएगी तो जस्टिस बन जाएगा, फिर 6 पेंटालून यानी कि स्टूपिड ओल्ड मैन बन जाएगा, थोड़ा एज ओल्ड हो गई, और लास्ट यानी कि 7 सेकेंड चाइल्डसनेस अनकॉन्शियस स्टेज, इट्स वेरी सिमिलर टू डेथ, ये बहुत ज़्यादा डेथ से सिमिलर होती है, मतलब ये लास्ट स्टेज मानी जाएगी। इस क्वेश्चन को मतलब ये जो एज मैंने बताया है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि कौन सी स्टेज की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया, जूलियस सीजर में जो उसकी ब्रूटस की वाइफ है पोर्शिया, उसके बारे में क्या प्रिज्यूम किया गया, क्या अनुमान लगाया गया? तो वो क्या कर लेती है, रीमैरी फिर से शादी करती है, कमिट सुसाइड कर लेती है, गोज टू हाइडिंग या गोज मैड पागल हो जाती है, ये बताना है। तो जो उसकी वाइफ है पोर्शिया वो सुसाइड कर लेती है, कमिट्स सुसाइड। अच्छा, सुसाइड करती कैसे है? पोर्शिया बहुत ही बोल्ड लेडी थी और वो बहुत ही अपसेट थी जब ब्रूटस जो है उसको बताता नहीं है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो उससे पूछती है कि क्या बात आपको परेशान कर रही है, लेकिन वो नहीं बताता। तो क्या होता है बाद में, ब्रूटस की वाइफ जो होती है पोर्शिया वो सुसाइड कर लेती है बाई पुटिंग बर्निंग कोयल इन हर माउथ, जलते हुए कोयले अपने मुंह में रख लेती है और ऐसे वो सुसाइड कर लेती है। ओके, नेक्स्ट। किल क्लाउडियो, हु मेड दिस डिमांड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, क्लाउडियो को मारो
ये डिमांड किसने की है और किस प्ले में की है शेक्सपियर की, ये बताना है। ये डिमांड की है बीट्रिस ने इन मच अडू अबाउट नथिंग में। अच्छा, क्यों की है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। बीट्रिस ने क्या हुआ, इसमें जो 4 लोग होते हैं, एक तो क्लाउडियो, एक क्लाउडियो की प्रेमिका हीरो, मतलब प्रेमिका का नाम ही हीरो है, ठीक है। और 2 लोग ये होते हैं बीट्रिस और वेनेडिक। ओके, तो जो क्लाउडियो होता है वो आरोप लगाता है उस पर, अपनी गर्लफ्रेंड पे, हीरो पे, चारित्रिक पतन का। उसको रोटन ऑरेंज कहता है। अगर ये क्वेश्चन भी आए कि रोटन ऑरेंज किसको बोला है, तो क्लाउडियो ने बोला है अपनी प्रेमिका को, हीरो को। इस पर आरोप लगाता है। लेकिन जो चर्च में रहता है ये सीन, तो हीरो जो है वो फेंट हो जाती है, मूर्छित हो जाती है वो ये सुन के, क्योंकि वो बहुत ही वर्चुअस लेडी थी, एक बूढ़ी महिला थी। तो उसकी फ्रेंड रहती है बेट्रिस, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मतलब अपने लवर से कहती है, पैराडिक से, कि वो उसका प्यार अगर प्रूव करना चाहता है तो क्लाउडियो को मार दे, किल क्लाउडियो। ये है इसका बैकग्राउंड, वो उससे कहती है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्री एरियल फ्रॉम द विच साइकोरेक्स बट हैज़ इंस्लेव्ड। टेम्पेस्ट में क्या करता है, प्रोस्पेरो एरियल को तो फ्री कर देता है विच साइकोरेक्स से, लेकिन गुलाम बना लेता है। वो किसको बताना है, ये किसको बना लेता है ये बताना है। तो वो कैलिवान को बना लेता है। अच्छा, कैलिवान कौन है, साइकोरेक्स का बेटा है। आपने टेम्पेस्ट के लिए पढ़ाई होगा, उसकी समरी थोड़ी बहुत। तो साइकोरेक्स का बेटा रहता है, तो वो उससे एरियल को तो छुटा लेता है, और एरियल फिर उसके प्रोस्पेरो के अकॉर्डिंग ही काम करता है। लेकिन वो कैलिवान को इंस्लेव कर लेता है। वो मिरांडा जो प्रोस्पेरो की बेटी होती है, उसका रेप करने की कोशिश करता है। तो बस ये याद रखना है आपको, प्रोस्पेरो एरियल को फ्री कर देता है साइकोरेक्स से, और उसको कैलिवान को गुलाम बना लेता है। पाइन ट्री की बात है ये, पाइन ट्री में होता है, पेड़ का नाम भी अगर पूछा जाए तो पाइन ट्री। ओके, नेक्स्ट। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ का जो केवल एक ही लव सोनेट है वो कौन सा है ये बताना है। वर्ड्सवर्थ का लव पोएट है वाई आर्ट दो साइलेंट। ओके, वाई आर्ट दो साइलेंट। अच्छा, वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखे ऑलमोस्ट, और जो इनका ये वाला सोनेट है ये लव सोनेट है, केवल पेट्रार्कन सोनेट है ये। बस इतना याद रखना है इसके बारे में, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉयलिस्ट इन द एज ऑफ मिल्टन आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो रॉयलिस्ट हैं, शाही जो लोग हैं मिल्टन की एज में, उन्हें क्या कहा गया, ये याद रखना है हमें। उन्हें बोला गया है कैवेलियर। अच्छा, कैवेलियर क्यों बोला गया है, देखो उस समय ना एक तो 2 तरह के थे लोग। एक तो जो राजा की साइड थे, जो राजा के पक्ष में थे वो कैवेलियर कहलाए, और जो पार्लियामेंट के पक्ष में थे, पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वो कहलाए प्यूरिटन्स। मिल्टन भी प्यूरिटन्स थे। मिल्टन भी पार्लियामेंट के उसमें थे, तभी तो उन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक्ट लिखे हैं फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, इस सब के बारे में। तो जो ये कैवेलियर थे, ये अपने आप को ट्राइब्स ऑफ बैन कहते थे, खुद को कहते थे सन्स ऑफ बैन। मतलब ये राजा के समर्थक थे, बस आपको याद रखना है। तो जो रॉयलिस्ट थे वो कैवेलियर कहलाए, ओके। और जो राजा के समर्थक थे, और जो पार्लियामेंट के समर्थक थे वो प्यूरिटन कहलाए। बस इतना याद रखना है आपको, इससे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन रोड पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा। ये कब लिखा है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये लिखा है, अब आपको पैराडाइज लॉस्ट के ईयर बताने की तो ज़रूरत है नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियो में बताए हैं। तो कब लिखा गया ये आपको ये बताना है, आफ्टर किंग चार्ल्स सेकंड रेस्टोरेशन। अच्छा, किंग चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन ये कब का समय है, 1660 का समय है। और जो क्रिस्टोफर हिल की अगर हम माने, तो जो पैराडाइज लॉस्ट था, जो मिल्टन ने लिखा था,
1658 के अराउंड उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और 1665 तक लिखा इस ड्यूरेशन में। और पब्लिश की डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1667 में और सेकंड एडिशन आया था 1674 में। ओके। और जो रेस्टोरेशन था चार्ल्स सेकंड के जो किंग था, ये कौन सा समय की बात है? 1660। तो ये कनेक्ट हो गई ना। तो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट कब लिखा? आफ्टर किंग चार्ल्स सेकंड रेस्टोरेशन। ईयर कनेक्ट हो गई ना। बस आपको इससे याद करना है ईयर कनेक्ट करके कि ये कब लिखा गया और रेस्टोरेशन चार्ल्स सेकंड का मतलब कब की बात चल रही है। ओके। हु इंस्पायर्ड जॉन मिल्टन टू पोर्ट्रे द रेवल इन हिज एपिक पैराडाइज लोस्ट? किसने इंस्पायर किया जॉन मिल्टन को? मैंने आपको बताया ना अभी दो पार्टी चल रही है, एक तो पार्लियामेंट के सपोर्टर जिनको प्यूरिटन बोला और एक राजा के सपोर्टर यानी कि कैवेलियर। ओके, जो भी पहले वाले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो ये किसकी साइड थे जिन्होंने अभी थिएटर को क्लोज करा दिया था? क्रॉम्वेल। मिल्टन की साइड थे ना, ये सब लोग एक तरफ थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओलिवर क्रॉम्वेल, ओके, जॉन मिल्टन और प्यूरिटन, ये सब एक है, एक साइड में है। ओके, और जो ये है कैवेलियर और जो ये रॉयलिस्ट है मतलब किंग वगैरह और कैवेलियर मैंने आपको बता ही दिया अभी। और ट्राइब्स ऑफ बैन जिन्होंने खुद को कहा है सन्स ऑफ बैन, ये एक साइड है। बस ऐसे याद करना है आपको, रिपीट पर सुन लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ओके, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी पब्लिश्ड अंडर हिज ओरिजिनल नेम? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। गाल्सवर्दी ने अपने ओरिजिनल नेम से कौन सा नॉवल मतलब पब्लिश किया है? आपको पता होगा गाल्सवर्दी जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश करते थे अपने प्ले। फिर उन्होंने इनका जो पहला आया वर्क मतलब नॉवल आया वो द आइलैंड फेरसीज 1904 1904 में आया, जो इनका ओरिजिनल नाम से आया। ओके, नेक्स्ट, द फोर साइड सागा इज ए स्टोरी ऑफ? कितनी जनरेशन की कहानी है? थोड़ा बहुत तो आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, 3 जनरेशन। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फोर साइड सीरीज के बारे में बताऊंगी। फोर साइड सीरीज में क्या क्या था? 3 जनरेशन, ये तो आपको याद रखना ही है। और इसमें जो फोर साइड सागा की जो सीरीज़ थी इसमें 3 नॉवल थे और 2 इंटरल्यूड थे। ओके, और ये जो पब्लिश हुआ था बिटवीन 1906 एंड 1921 मतलब 1906 से लेके 1921 के बीच में सारा कुछ आ गया था। मतलब 3 नॉवल भी आ गए थे और 2 इंटरल्यूड भी आ गए थे। सबसे पहले मैं सबका नाम एक बार सीरीज में बोल रही हूँ। सबसे पहले आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, ये नॉवल है। फिर आया इंटरलूड, इंटरलूड का नाम क्या है? इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, जो आया 1918 में। फिर आया नॉवल इन चांसरी 1920 में। फिर उसके बाद एक और इंटरलूड आया अवेकनिंग 1920 में ही आया। और फिर लास्ट में एक नॉवल आया टू लेट 1921 में। ऑलरेडी पढ़ रखा होगा आपने, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया, फिर इंटरलूड आया इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, फिर इन चांसरी नॉवल, अवेकनिंग, इंटरलूड और टू लेट। ओके ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट, द सिल्वर बॉक्स 1906 वाज परफॉर्म्ड इन? ये कहाँ पे परफॉर्म हुआ था? ये परफॉर्म हुआ था रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन। बाकी के जो ये थिएटर हैं, ग्लोब थिएटर, जेम्स बर्बिस थिएटर, लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर, ये किससे रिलेटेड है? शेक्सपियर से, याद रखना। और सिल्वर बॉक्स इसको डिनोट करता है सिगरेट बॉक्स वाली स्टोरी थी इसमें, याद होगी आपको, 1906 में है ये। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिप ऑन विच गाल्सवर्दी मैट जोसेफ कोनार्ड? कौन सा शिप है वो जिसपे गाल्सवर्दी मिले थे? जोसेफ कोनार्ड उनके फ्रेंड थे, फ्रेंडशिप इनकी काफ़ी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रही है। हमें उस शिप का नाम बताना है, तो उसका नाम है टॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, टॉरेंस। अच्छा, ये और याद रखना है हमें कि ये इनसे मिले कब थे? ये मिले थे इनसे अप्रैल 1893 में, 1893 में।
क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आया हुआ है कि जोसेफ कॉनराड उनसे वो कब मिले थे, तो याद रखना है अप्रैल 1893 में। ओके नेक्स्ट, द टर्म पिकारेस्क ड्राइव्स फ्रॉम द पिकारो विच इज एन, ये कैसा वर्ड है, ये कि स्पेनिश वर्ड है। अच्छा ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। इसका मतलब होता है नेव, स्काउंड्रल, रोग, मतलब जैसे वो होते हैं ना, बहुत सी मूवी में आपने देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज़ में भी जो हीरो होता है उसमें थोड़ा नेचर उसका थोड़ा वैसा ही होता है, इधर उधर घुमंतु टाइप का हीरो नहीं होता, वो एंटी हीरो होता है, पेरीपेटेटिक घुमंतु। तो इसी तरह का है वो, इसी तरह के नॉवल होते हैं जो पिकारेस्क नॉवल में आते हैं। फर्स्ट जो पिकारेस्क नॉवल था उसका नाम है द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन, कब आया था, 1594 में। इसका दूसरा नाम है द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन का दूसरा नाम एक और है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ओके अच्छा, हमें ना इसके बारे में, पिकारेस्क नॉवल के बारे में 3 बातें याद रखनी है। ये कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, रियलिस्ट इन मैनर और सटायरिक इन टोन। ओके, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, रियलिस्ट इन मैनर और सटायरिक इन टोन। ओके, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, द स्वान सॉन्ग इज़ ए नॉवल विच इज ए पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी, ये भी ट्रिलॉजी का पार्ट है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी ट्रिलॉजी का पार्ट है। ये है अ मॉडर्न कॉमेडी। ओके, सारा बताऊँ इसका भी कि कौन कौन से पार्ट थे। सेकेंड ट्रिलॉजी थी फोर्साइट सागा की, इसमें भी वही इंटरलूड भी थे और नॉवल भी थे। इसका जो पहला था द वाइट मंकी, इंटरलूड आया फिर साइलेंट बूइंग, फिर नॉवल द सिल्वर स्पून, फिर इंटरलूड आया पासर वाई, फिर इसका थर्ड नॉवल आया स्वान सॉन्ग, जिसका हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में जो ये क्वेश्चन है कि स्वान सॉन्ग किस पार्ट का है ट्रिलॉजी के, तो सेकंड ट्रिलॉजी का है मॉडर्न कॉमेडी से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉवल बाय गाल्सवर्दी, इनमें से ये बताना है, चारों वर्क गाल्सवर्दी के ही हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि इनमें से नॉवल कौन सा नहीं है गाल्सवर्दी का। तो नॉवल नहीं है द मोब प्ले है, 1914 में आया था। हाँ, 4 एक्ट का है, याद रखना है, 1914 में आया था, 4 एक्ट का है। और जो ये ऑल 3 नीचे के दिए हुए हैं ये सब नॉवल है। टू लेट 1921 में, द पैट्रिशियन 1911 में और द फ्रीलैंड्स 1915 में। ओके नेक्स्ट, व्हेन डिड गाल्सवर्दी गेट द अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट, उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, ये तो याद ही रखना है आपको, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। अच्छा, 1921 में क्या मिला था, PN पैन था ना, वो आपने सुना होगा, पैन के प्रेसिडेंट। और नाइटहुड की उपाधि 1917 में, ये भी थोड़ा सवाल ऐसे ही है, मतलब कंट्रोवर्शियल है, कोई राइटर ने कुछ बताया, कोई राइटर ने कुछ बताया, लेकिन मतलब उसको ऐसे ही माना जाता है कि 1917 में मिला था और 1918 में इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, उसको मना कर दिया था लेने से। और मतलब गाल्सवर्दी ने ये बोला है ना, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, लिटरेचर अपने आप में एक रिवॉर्ड है, उसके लिए मतलब मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए। हाँ, और उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1932 में। अच्छा, एक पॉइंट याद कर सकते हैं आप इससे, 1932 में तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला और 1933 में इनकी डेथ हो गई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और इनका वो जन्म कब हुआ था, जब डेथ याद करी तो जन्म भी एक बार रिपीट करेंगे, 1867 में। ओके, 1867 में, सारा बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, द लाइन दोज आर पल्स दैट वर हिज आइज अकर इन, ये लाइन कहाँ पे है, तो ये ना एरियल का सॉन्ग है। अब एरियल कहाँ है बताओ आप, कौन से प्ले में है एरियल, अभी ऊपर भी आया था द टेम्पेस्ट। अच्छा, कब आया था टेम्पेस्ट, 1611 में। और टेम्पेस्ट के बारे में क्या बताना है, ये जो प्ले है ये फॉलो करता है क्लासिकल यूनिटीज़ को, क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है, मतलब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और ये कंसिडर्ड किया जाता है द लास्ट प्ले बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर का लास्ट प्ले है।
और टेम्पेस्ट को कहा गया है ए ड्रामा ऑफ कल्चर। टेम्पेस्ट को ए ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ एपिथैपियम डेमोनीज। हमें ये बताना है कि इसका ऑथर कौन है। तो ये तो आपको देख के लग रहा होगा ना कि किसका है, कौन लिखता है इस तरह के वर्क, जॉन मिल्टन। अच्छा, जॉन मिल्टन आया कब था ये? जो ये वर्क है ये आया था 1639 में। ये उनका लास्ट ऑफ हिज लैटिन पीसेस, मतलब उसके बाद ना इन्होंने ही स्टॉप राइटिंग इन लैटिन आफ्टर दैट, मतलब इसके बाद नहीं लिखा उन्होंने इस लैटिन लैंग्वेज में नहीं लिखा। और 1613 मतलब 1639 में आया था, मैंने आपको बता दिया। और ये लिखा किसकी डेथ पे गया था? चार्ल्स डाइडोटी, सुना होगा आपने नाम, DIODATI, उनकी डेथ लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट। जॉन ड्राइडन ड्रामेटाइज द पैराडाइज लॉस्ट इन हीरोइक कपलेट होम एज, किसमें उन्होंने ड्रामेटाइज किया था पैराडाइज लॉस्ट को हीरोइक कपलेट में, ये बताना है। तो ये किया था उन्होंने, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ इनोसेंस, याद रखना है, ये ड्राइडन का वर्क है जिसमें उन्होंने ड्रामेटाइज किया है पैराडाइज लॉस्ट को। हमें ये क्वेश्चन क्यों याद करना पड़ रहा है? क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? मिल्टन ने, और मिल्टन हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए। तो ये उन्होंने किस में ड्रामेटाइज किया था? द स्टेट ऑफ इनोसेंस में। अच्छा, जो ये फर्स्ट वाला है वर्क, द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन, इसमें ना विलियम ब्रेक में मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन में कहा था कि मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, मतलब मिल्टन जो है डेविल की तरफ था, उन्हें इस बात का पता भी नहीं था, सैटर्न की साइड था, क्योंकि उन्होंने सैटर्न को काफ़ी पावरफुल लाइन दी थी ना पैराडाइज लॉस्ट में, इसलिए बोला था उन्होंने। नेक्स्ट, द स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ, कितनी लाइन से बना है स्पेंसरियन स्टेंजा? 9 लाइन्स। अच्छा, टाइमिंग स्कीम क्या है? AB AB BC BC C, याद रहेगा, AB AB BC BC C। इसे स्पेंसर ने ही इजाद किया है, इसलिए स्पेंसरियन स्टेंजा तो हो ही गया इसका नाम। और जो पहली 8 लाइन होती हैं वो ऑक्टेव में होती हैं, और जो उसकी लास्ट लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन में। ओके, पहली 8 लाइन ऑक्टेव में और लास्ट लाइन अलेक्जेंड्राइन में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। एक कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज, क्या बोलेंगे उसको? जो कोई कोटेशन लिखी होती है, कोई कोट लिखी होती है शुरुआत में किसी राइटिंग के, उसे बोलेंगे एपिग्राफ। राइटिंग के साथ तो चलता ही है ना ग्राफ, एपिग्राफ। अच्छा, जो ये वर्ड है एपिटाफ, ये कब्र पे लिखा होता है ना कुछ, उसको एपिटाफ बोलेंगे। मोनोग्राफ तो आपको पता ही है, मोनो, जहाँ मोनो आएगा वहाँ सिंगल सब्जेक्ट पे जो बेस्ड होता है। ओके, और प्लूड जो है प्रीफेस का ही दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट, द स्लोगन रिटर्न टू नेचर सिग्निफाई ए रिटर्न टू नेचुरल लाइबर्टी बाय स्नैपिंग मैन मेड चैन। जो स्लोगन है रिटर्न टू नेचर की प्रकृति की ओर लौटो, सिग्निफाई किया है, मतलब हमें उसका नाम बताना है कि जो फेमस स्लोगन है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया है रूसो ने। अच्छा, स्नैप का मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना, लाइबर्टी बाय स्नैपिंग मैन मेड चैन, मतलब जो ये जंजीरों से बंधा हुआ है, आदमी ने ये जंजीरें बनाई हैं, जंजीरों से मतलब बंधनों से। लाइबर्टी स्वतंत्र करना है खुद को, बाय स्नैपिंग तोड़ के, मैन मेड चैन्स जो मैन ने ये बंधन बनाए हैं। तो ये फेमस स्लोगन हमें दिया है रिटर्न टू नेचर वाला रूसो ने। ओके, whom does Wordsworth state? An old man dwells, a little man I have heard he once was told. ये किसके बारे में बोला है ये बताना है। Where does Wordsworth state, मतलब वर्ड्सवर्थ ने ये बात कहाँ बोली है ये बताना है। ये चारों जो वर्क हैं ये वर्ड्सवर्थ के ही हैं, माइकल, द थॉर्न, पीटर वेल, सिमोन ली। अच्छा, ये बोला कहाँ है? ये बैलेट में बोला है। बैलेट कौन सा? सिमोन ली, बेस्ड है ना ओल्ड हंट्समैन के उस पर। ये पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट में, लिरिकल बैलेट 1798। लिरिकल बैलेट का ईयर तो याद ही है, तो उसमें पब्लिश हुआ था, बस याद रखना है। एन ओल्ड मैन ड्वेल्स ए लिटिल मैन आई हैव हर्ड
मैंने सुना है, ही वंस वाज टोल्ड कि एक बार वह लंबा था। याद कर लेना करेक्ट करके। नेक्स्ट, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 क्लासिकल यूनिटीज़ इज, जो इसका चीफ मतलब मुख्य ऑब्जेक्टिव है 3 क्लासिकल यूनिटी का, वो क्या है, क्या करना, क्यों, क्या है कि हम 3 क्लासिकल यूनिटीज़ मतलब क्यों फॉलो करते हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या है। तो इसका मेन पर्पज़ है टू अचीव वर्सिमिलिट्यूड। अच्छा, मतलब जो यूनिटीज होती है इसको ना इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि मतलब हमें सत्य का आभास हो सके, सिम्बलेंस ऑफ ट्रूथ के लिए, ताकि मतलब जो हमें दिखाया जा रहा है वर्क में, किसी प्ले में, वो लगे कि वो सत्य है। तो इसलिए इन 3 क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो किया जाता है। और मैंने आपको बताया भी है कि किस किस प्ले में 3 क्लासिकल यूनिटीज फॉलो की गई हैं, तीनों बहुत बार बता दिया। नेक्स्ट चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पालबीयर्स ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के पालबीयर्स कौन थे, मतलब पालबीयर्स जो किसी के मरने पे 4 लोग लेके जाते हैं ना अर्थी को, तो उसके बारे में बताना कि कौन कौन थे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, हमें ये क्वेश्चन इसलिए याद करना है क्योंकि इसमें गॉल्सवर्दी भी हैं और गॉल्सवर्दी हमारे सिलेबस में है। तो कौन कौन थे, रुडयार्ड किपलिंग, जी.वी. शाह और गॉल्सवर्दी सारे थे। तो ये इसके पालबीयर्स बने थे थॉमस हार्डी के। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट नॉवेल बाय गॉल्सवर्दी। गॉल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवेल बताना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जोसलिन नॉवेल क्या, इसको ऑलमोस्ट नॉवेलिटी बोलेंगे। आया कब था ये, 1898 में आया था। अच्छा, इन सब का ये बता देती हूँ एक बार। जो बेला रोवेन था वो आया था 1900 में, ठीक है। मैन ऑफ डेवन 1901 में, और डार्क फ्लावर आया था 1913 में, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट नॉवेलेट माना जाएगा गॉल्सवर्दी का, वो माना जाएगा जोसलिन 1898। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट पैराडाइज लॉस्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट नोवेल एंड सबलाइम पोएम which either this age produced। किसने कहा है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट नोवेल और सबलाइम पोएम है, विच आइदर दिस एज प्रोड्यूस्ड और नेशन हैज प्रोड्यूस, मतलब जिसे इस युग ने प्रोड्यूस किया है या इसने नेशन ने, मतलब इसे काफ़ी बहुत बड़ा बताया है। एपिक तो था ही पैराडाइज लॉस्ट ना, ऐसा कभी लिखा गया उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट के बाद। तो ये बताना है हमें किसने बताया है। तो आप इस वर्ड से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, सबलाइम। सबलाइम से जो पोएम ऑफ सबलाइम है ड्राइडन, इससे कनेक्टेड है ना, तो आप ड्राइडन से यहीं से याद कर सकते हैं। तो बस इसी से याद कर लें कि ड्राइडन ने बोला ये लाइन कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट नोवेल एंड सबलाइम पोएम विच आइदर दिस एज प्रोड्यूस्ड। ओके, नहीं मतलब अगर नहीं भी आता समझ में तो सबलाइम देख के याद आ जाता समझ में कि इसी ने कहा होगा, ड्राइडन ने कहा। ओके, नेक्स्ट, ए ब्राइफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोवा बाय मिल्टन अपीयर्ड पोस्ट्यूमसली इन। हमें ये बताना है। अच्छा, लास्ट ईयर ना एक क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसके द्वारा, मतलब किसने लिखा है, मिल्टन ने। तो उसका ईयर आया था 1670। हो सकता है इस बार ये आ जाए। तो ब्राइफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोवा बाय किसके द्वारा, मिल्टन के द्वारा अपीयर हुई पोस्ट्यूमसली, मतलब मरने के बाद, कौन सी ईयर में, तो ये बताना है 1682। अच्छा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में। और लास्ट एज में एक वर्क और आता है इनका, आर्टिस्ट लॉजी का, देखा होगा आपने, 1672 में आता है वो। ओके, ए लेटर टू द बिशप ऑफ लैंडलाफ वाज रिटन इन सपोर्ट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, हु रोट इट। अच्छा, बिशप किसे बोलते हैं, मैंने ये वर्ड कल भी आया था, जो चर्च में होते हैं ना पादरी संरक्षक जो होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो एक लेटर टू बिशप ऑफ लैंडलाफ वाज रिटन इन सपोर्ट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, किसने लिखा था। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे कौन थे, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, वर्ड्सवर्थ थे। तो किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो उनसे कनेक्ट है ना, मतलब बस ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक तरह का तुक्का ही है कि हाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वर्ड्सवर्थ कनेक्ट थे, तो इसलिए इसका आंसर वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। नन कैन लव फ्रीडम हर्टली बट गुड मैन एंड द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम
बट लाइसेंस। क्या मतलब हुआ इसका? नन कैन लव फ्रीडम हर्टली, स्वतंत्रता से कोई प्यार नहीं कर सकता सिवाय गुड मैन, सिवाय अच्छे लोगों के। द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम, जो बाकी के लोग हैं ना वो स्वतंत्रता से प्यार नहीं करते बट लाइसेंस, उसके मतलब नियम कानूनों से करते हैं। अब ये बताना है हमें लाइन कहाँ से। ये लाइन है हमारी टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। ये तो पता ही है मिल्टन ने लिखा है। जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब फ्रीडम की बात की है, ये सब मिल्टन ने की है, याद रखना है बस आपको। ओके, आया कब था ये? 1649। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सैमसंग एगोनिस्ट द ओनली सक्सेसफुल ग्रीक ट्रेजेडी इन इंग्लिश? किसने कहा है कि सैमसंग एगोनिस्ट जो थी 1671 में आई थी, ओनली सक्सेसफुल ग्रीक ट्रेजेडी है इंग्लिश में? ये बताना है। ये कहा है डेविड डाइचेस ने। अच्छा, बस इसको याद कर लेना। सैमसंग एगोनिस्ट आपको पता ही है ग्रीक ट्रेजेडी है सक्सेसफुल, और सैमसंग एगोनिस्ट के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ और ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। नेक्स्ट, हु प्रेज मिल्टन सोनेट एज कम्पेयर्ड विद पैराडाइज लॉस्ट, दे आर लाइक टेंडर फ्लावर। किसने प्रशंसा की है मिल्टन के सोनेट को? एज कम्पेयर्ड मतलब किसने कंपेयर किया कि वे टेंडर फ्लावर, टेंडर तो पता ही ना, मुलायम नाजुक फूलों की तरह है। दैट अडोन द बेस ऑफ सम प्राउड कोलम सो स्टेटली टेम्पल। किसने प्रीच की है? प्रीच मतलब प्रशंसा की है, हमें उसका नाम बताना है। वो ये प्रशंसा की है हैज़लिटी ने, ठीक है, याद रखना है। टेंडर फ्लावर किसने बोला है, किसने अडोन किया है? नेक्स्ट, फॉर हिज सेल्फ इंडल्जेंट एंड लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हु केम टू बी कॉल्ड मैरी मोनार्क। अच्छा, सेल्फ इंडल्जेंट का पता समझते हो? सेल्फ इंडल्जेंट मतलब जो असंयमी लोग होते हैं ना, सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हैं, उन्हें बोलेंगे। तो जो फॉर हिज सेल्फ इंडल्जेंट एंड लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस सबको पता होगा, जो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है और जो इस तरह का सांसारिक भोगों में जो लिप्त होते हैं, जो ऐसा लाइफ स्टाइल है वो किसका था? हु केम टू बी कॉल्ड, कौन कहलाया ये? मैरी मोनार्क। कौन सा, इसमें बताना है कौन सा किंग कहलाया, तो वो है चार्ल्स सेकंड। याद रखना है कौन कहलाया? मोनार्क। ओके, मैरी मोनार्क कौन कहलाया? चार्ल्स सेकंड। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। द पिग्स एंड द टोरीज इमर्ज्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? ये किस पीरियड में आया है ये बताना। ये आए हैं, आपने सोच लिया इसका आंसर, ये आए हैं रेस्टोरेशन पीरियड में। ओके, अच्छा, रेस्टोरेशन पीरियड में मतलब, अच्छा ये बताऊंगी मैं आपको, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगी। जो डिक्स थे ना, डिड नॉट वांट कि जेम्स सेकंड उत्तराधिकारी बने, वो चाहते नहीं थे कि जेम्स सेकंड उत्तराधिकारी बने। क्यों? क्योंकि वो चार्ल्स फर्स्ट का इलेजिटिमेट सन था, अवैध बेटा था, और टोरी चाहते थे। तो इनके बीच में ना, डिक्स के और टोरीज के बीच में क्लैश रहता था। तो ये किस उसमें उभरे, इमर्ज्ड हुए, कौन से पीरियड में, ये बताना है। तो रेस्टोरेशन। अच्छा, एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक है? 1558 से लेके 1603। ओके, और कैरोलिन 1625 से लेके 1649। जैकोबियन 1603 से लेके 1625। और रेस्टोरेशन 1660 से शुरू होता है और 1700 ऑनवर्ड चलता है। याद रखना आप, मैंने ये भी बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक? किसको बोला गया है फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक? याद रखना है, ये है द प्रेलूड। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है। हमने ना इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो ये प्रेलूड है ना, मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल भी है, मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल उसमें काउंट होगा। प्रेलूड को ही बोला है, अगर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल आएगा तो भी प्रेलूड है इसका आंसर, और अगर फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक आएगा तो भी प्रेलूड है। और लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। इसका जो पहला वर्जन है अर्लियर
वो आया था एडिशन 1805 में विद 30 बुक्स के साथ। फिर एक और आया सेकंड 1850 में 1850 में कितनी बुक के साथ 14 बुक्स के साथ। ओके, तो याद है आपको। चलो नेक्स्ट चलेंगे। जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर वाज पब्लिश्ड इन। जी विल्सन नाइट का जो व्हील ऑफ फायर है वो पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था वो ये बताना है, 1930 में। अच्छा, जी विल्सन नाइट ने द व्हील ऑफ फायर लिखा है जो पब्लिश हुआ था 1930 में। दो चार क्वेश्चन हमारे दो चार नहीं और दो चार से ज़्यादा ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी आते हैं ना, तो ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। अच्छा, जी विल्सन नाइट ने लिखा था शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट जो आया है 1932 में, दोनों याद रखना है। द व्हील ऑफ फायर 1930 में आया है, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट 1932 में आया है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। लव इज ए स्मोक रेस्ड विद द फ्यूम ऑफ साई इज़ द लाइन बाय। ये बताना है किसने बोली ये लाइन। ये लाइन है रोमियो की। अच्छा, रोमियो ने ये लाइन बोली कब है? आपको याद होगा, अगर आपने रोमियो जूलियट की स्टोरी मतलब समरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि रोमियो को शुरू में रोजालिन से प्यार होता है, लेकिन वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करती। फिर तभी वो शुरुआत में ही जूलियट से मिलता है कुछ समय बाद, तो फिर वो रोजालिन को मतलब भूल जाता है। फिर उनकी स्टोरी चलती है रोमियो जूलियट की। तो वहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है, रोमियो ना मेटाफर का इस्तेमाल करता है। वो कह रहा है लव इज़ ए स्मोक, मतलब प्यार जो है स्मोक की तरह है, धुएं की तरह है। इफ़ ऑल गोज वेल, यदि सब अच्छा चलता है, एंड द लव इज़ रिटर्न, और प्यार जो है वापस मिलता है, मतलब जिसको हम कर रहे हैं वो हमें भी कर रहा है, तो क्या होता है? तो सब बढ़िया है। तो स्मोक जो है गोज अवे, चला जाता है एक स्पार्कल छोड़ के इन बोथ लवर्स आइज, दोनों लवर की आँखों में। लेकिन इफ़ लव इज़ नॉट रिटर्न, अगर हमें वापस प्यार नहीं मिलता, जिससे हम करते हैं वो हमें नहीं करता, तो फिर टीयर्स आते हैं। मतलब जैसे हम स्मोक से इरिटेट होते हैं ना, ऐसे ही फिर हम टीयर्स हमें परेशान करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मतलब स्टार्टिंग का सीन है ना, तब शुरू में जब रोमियो को रोजालिन से प्यार होता है, फिर तब वो उसे रोजालिन उसको वापस प्यार नहीं करती, तो वो तब वहाँ पे ये लाइन बोलता है कि लव इज ए स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ सन। वहाँ से कनेक्ट करना है आपको इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलो। डोल टीयर सीट इज़ ए होर, पता होगा आपको होर का मीनिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर, कहाँ पे आई है ये आई है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में। अच्छा ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में आई है। अच्छा, ये डोल टीयर सीट रहती है, प्रोस्टिट्यूट रहती है, ये याद रखना है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो ये जरूर याद रखना है आपको। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में आई है, प्रोस्टिट्यूट है मतलब होर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में है। व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न, ये किस ग्लोरी की बात कर रहा है सैटर्न इसमें? कल मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, लाइन क्या थी? व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्या हुआ अगर मैदान हार गए तो सब कुछ तो नहीं हारे ना, सैटर्न ने यही बोला था ना। फिर उसी के नीचे ये लाइन है, मतलब वो फिर लाइन थी अनकनक्योरेबल बिल, फिर उसके बाद दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ। तो इसमें वो क्या बात कर रहे हैं सैटर्न ये तो कह रहा है कि इतना करेज हो, टू करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, मतलब जो खुद को क्या करे, सरेंडर ना करे, झुकाए ना। अगर मतलब क्या हुआ अगर भगवान ने वो कर दिया, मतलब वो भगवान से ही वो करता है ना, गॉड से, गॉड से ही वो करता है, वो झगड़ा करता है, मतलब सैटर्न गॉड से ही लड़ाई करने की सोचता है, भगवान की बात नहीं मानता, ये तो है उसको उसमें गॉड से ही पंगा लेता है। तो वो यही बोलता है कि क्या हुआ अगर मैदान हार गए, सब कुछ तो नहीं हारे। तो वो जो ग्लोरी की बात कर रहा है उसमें ये कर रहा है कि हमें मतलब इतना करेज हो नेवर टू सबमिट और यील्ड, ना हम सबमिट करें खुद को, ना यील्ड और ना ही सरेंडर करें, मतलब झुकना नहीं है, लड़ना है अपने अधिकारों के लिए। नेक्स्ट, अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ बर्थ। अर्नोल्ड ने एक पोएम लिखी थी मेमोरियल वर्सेस, आई कब थी ये भी याद रखना है, 1850 में आई थी।
अप्रैल 1850 में। ठीक है, अब ये बताना है ये लाइन लिखी किसने है। अबाउट होम मतलब किसके बारे में लिखी है। लिखी तो अर्नोल्ड ने है, ये तो क्वेश्चन में बता दिया। किसके बारे में लिखी है, ये लिखी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने ये बोला था इसमें कि ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स एंड ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ बर्थ। बस आप याद कर लेना। अर्नोल्ड ने ये लाइन मेमोरियल वर्सेस में 1850 में आई थी उनकी, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही, बहुत लंबी वीडियो हो गई। नेक्स्ट, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन एक वीडियो में आएगा भी नहीं, कोई मिनट। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है और सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आयम्बिक पैटर्न, आयम्बिक बताना है। आयम्बिक कौन सा होता है, तो आयम्बिक कौन सा होता है, एक अनस्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड लेवल। ठीक है, तो ये किससे मिल जाएगा, फर्स्ट से। आयम्बिक में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड लेवल होता है जो फॉलो किया जाता है एक स्ट्रेस लेवल से। अच्छा, आयम्बिक से उल्टा, फिर आयम्बिक का उल्टा क्या होता है, ट्रोकी होता है। नीचे वाला जो है लास्ट में है, ट्रोकी में क्या है, एक स्ट्रेस लेवल होता है जो फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, एक अनस्ट्रेस लेवल के द्वारा। मतलब आयम्बिक ट्रोकी का उल्टा होता है, ये याद रखना है एक तो यहाँ से। ठीक है, फिर जो ये एनापिस्टिक है, एनापिस्टिक और डक्टाइल आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एनापिस्टिक होता है इसमें होता है टू अनस्ट्रेस लेवल इज़ फॉलोड बाई ए स्ट्रेस लेवल। इसमें 2 स्ट्रेस लेवल को फॉलो किया जाता है, किसके द्वारा, एक स्ट्रेस्ड लेवल के द्वारा। और जो डक्टाइल होता है उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेस को फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, 2 अनस्ट्रेस के द्वारा। ठीक है, मैं इससे देखूँ बना के बन जाएंगे क्या। आयम्बिक कैसा बनता है, इससे नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। आयम्बिक एक अनस्ट्रेस लेवल फॉलो किया जाता है स्ट्रेस लेवल के द्वारा। और आयम्बिक का अपोजिट होता है ट्रोकी, मतलब एक याद करना है दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे ही एनापेस्टिक याद करना है आपको और टैक्टाइल अपने आप याद हो जाएगा। इसमें एनापेस्टिक में क्या होता है, 2 स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। What great 18th century figure said of the ending of King Lear? कौन सी 18th सेंचुरी की ग्रेट फिगर है जिसने किंग लियर की एंडिंग के बारे में कहा है कि आई वॉज मैनी ईयर्स एगो सो सोक्ड, कि मैं बहुत साल पहले बहुत सोक्ड था बाई कोर्डिलियस डेथ, कोर्डिलिया की डेथ से, दैट आई नो नॉट वेदर आई एवर एंड्योर्ड टू रीड अगेन। मतलब कि मैं कभी फिर से पढ़ना इसको सहन भी कर पाऊँगा या नहीं। किसको, किंग लियर को। किंग लियर की कहानी काफ़ी दिल को तोड़ने वाली है ना, क्योंकि लास्ट में कोर्डिलिया मर जाती है, लास्ट में हीरोइन ही मर जाती। तो जो लास्ट सीन है इसका प्ले का, टिल आई अंडरटुक टू रिवाइज दैम एज एन एडिटर, मतलब जो इसका लास्ट सीन है प्ले का, टिल आई अंडरटुक टू रिवाइज दैम, तब तक मैं उसको फिर से रिवाइज न कर लूँ एज एन एडिटर। तो ये किसने बोला है, कौन सी महान हस्ती ने बोला है लाइन, हमें ये बता। अब आप बताओ ये लाइन किसने बोली है। ये लाइन बोली है सैमुअल जॉनसन ने। अच्छा, सैमुअल जॉनसन इसको किंग लियर को देख के, किंग लियर की स्टोरी मतलब प्ले को देख के काफ़ी हृदय से मतलब ब्रोकन हो गए थे। ये देख के कोर्डिलिया की डेथ हो गई और किंग लियर के साथ भी ये हाल हुआ। मतलब उसका इतना बड़ा अपराध नहीं किया था ना उसने, जितनी बड़ी उसको सज़ा मिली है। वो उसमें क्वेश्चन बना भी है, चलो वो छोड़ो, इतना लंबा नहीं कर रही है उसको। तो अब इसमें जो है ये सैमुअल जॉनसन ने बोला, ये ठीक है। एक पॉइंट और बताना है मुझे आपको इसमें। आपने नाम सुना होगा, नेम टेटे। इन्होंने ना रीरोट किया था किंग लियर को, इसको दोबारा लिखा था 1681 में, 1681 में। और इसमें इन्होंने क्या किया,
किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दे दी। मतलब इसमें इन्होंने कोर्डेलिया को नहीं मारा, कोर्डेलिया को लास्ट में जिंदा रखा, उसको नहीं मारा, और उसमें से फूल भी निकाल दिया। किंग लियर एक ऐसी ट्रेजेडी है ना शेक्सपियर की जिसमें फूल आया था, उसको भी निकाल दिया और उसको हैप्पी एंडिंग दे दी। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि किंग लियर को किसने रिरोट किया था, तो याद रखना है नेम टेट ने 1681 में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु इज़ लियर रेफरिंग टू वैन ही सेज, लियर किसको रेफर कर रहा है जब वो कहते हैं अनअकोमोडेटेड मैन इज नो मोर बट सच ए पुअर वेयर फोक्ड एनिमल एज दो आर्ट। लियर इसमें किसको रेफर कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं, अच्छा लियर जो है रेफर कर रहे हैं इसमें एडगर को। एडगर किसका बेटा है? किंग लियर की बात चल रही है ना, ये किसका बेटा है बताओ आप? एडगर बेटा है ग्लॉस्टर का। ग्लॉस्टर के दो बेटे थे, एक तो एडगर और एक था बास्टर्ड सन उसका एडमंड, लेजिटिमेट अवैध बेटा। जो एडगर था वो तो अच्छा वाला था, तो वो क्या कर लेता है खुद को डिस्गाइज कर लेता है जब उसको निकाल देता है ना, निकलवा देता है उसका जो एडगर होता है विलन निकलवा देता है उसके घर से, क्लोस्टर के महल से, तो वो खुद को डिस्गाइज कर लेता है, चुप मतलब भेस बदल लेता है, किस उसका नाम रख लेता है अपना टोमो बैडलम, तो ये रख लेता है। तो जब लियर इसको रेफर करता है ये कहते हुए कि अनअकोमोडेटेड मैन, मतलब लियर जब उसको देखता है ना, तो लियर कंसिडर करता है कि जो ये नेक्ड एडगर है वो उसको पागल समझता है। वो थोड़ा एडगर पागल वाली एक्टिंग भी करता है ना, तो वो उसको पागल देख के ना थोड़ा परेशान हो जाता है, मतलब, और वो कहता है कि अनअकोमोडेटेड मैन मतलब हेल्पलेस व्यक्ति हैज़ डिसोल्व्ड इनटू नथिंग बट ए पुअर बेयर फोर्क्ड एनिमल, मतलब उसका कुछ नहीं हुआ, एक ऐसा हेल्पलेस व्यक्ति किस में बदल रहा है, मतलब उसे किसकी उसने जो है किंग लियर ने कंपेयर कर दी ह्यूमन की नॉन ह्यूमन से, नॉन ह्यूमन से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एनिमल से कंपेयर कर दी, उसको बेचारा बोला, पुअर बेयर फोक्ड एनिमल। तो ये एडगर को बोला जब उसको वो पागल वाला देखता है, उसके पागल वाले मतलब पागल वाले रोल में लियर एडगर को, तो वो थोड़ा उस पर खुद सिंपैथाइज करके तब बोलता है ये लाइन। याद हो जाएगी ना, इतनी स्टोरी से ही आपको ये लाइन हमेशा याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पैस्टिजे। अच्छा, पैस्टिजे क्या है? पैस्टिजे होता है जैसे यूजिंग फॉर्म्स एंड स्टाइल फ्रॉम अनदर ऑथर, दूसरे ऑथर की फॉर्म का यूज करना, उसके स्टाइल का यूज करना, जनरली एज एन अफेक्शनेट ट्रिब्यूट, मतलब उसको ट्रिब्यूट देते हुए, मतलब इस तरह से। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जानबूझ के सावधानी से नकल करके बनाई गई कोई कलाकृति, कोई लिखित रचना, कोई बहुत सारे मिश्रण करके बनाई हुई कलाकृति, उससे बोलेंगे पैस्टिज। याद रहेगा? आसान है एकदम याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट, हु रिगार्ड्स शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज़, जो शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज़ थी उनको बोला है जॉयस, रिफाइंड और रोमांटिक। जॉयस आनंद देने वाली, रिफाइंड है, रोमांटिक्स है। किसने रिकॉर्ड किया है ऐसा बोला है डाउटन ने। अच्छा, एडवर्ड डाउटन ने ये लाइन बोली कहाँ पे है? एडवर्ड डाउटन ने लिखा था शेक्सपियर्स क्रिटिकल शेक्सपियर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, ये इन्होंने लिखा था एडवर्ड डाउटन ने। उनका ये वर्क आया था 1875 में। उसमें बोला है उन्होंने ये कि शेक्सपियर की जो अर्ली कॉमेडीज़ थी वो जॉयस है, रिफाइंड है और रोमांटिक है। अच्छा, अर्ली कॉमेडीज़ कौन सी हैं शेक्सपियर की? काफ़ी सारी हैं, लेकिन दो चार को याद कर लेते हैं। एक तो कॉमेडी ऑफ एरर्स आई थी 1593 में, और अर्ली कॉमेडी में और कौन सी आएगी? मच अडो अबाउट नथिंग आई थी 1598 में, लव स्लेवर लॉस्ट 1595 में, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आई थी 1597 में, मिडसमर नाइट ड्रीम आया था
1595 96 के आसपास टू जेंटलमैन ऑफ बैरन आया था 1592 93 के आसपास। ये सारे वर्क उनके आए थे जो अर्ली कॉमेडीज में हम काउंट कर सकते हैं शेक्सपियर की, जिनके बारे में एडवर्ड आउडन ने बोला है। किसने बोला है? शेक्सपियर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट 1875 अपने इस वर्क में बोला है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड टू जज शेक्सपियर बाय एरिस्टोटल्स रूल्स? शेक्सपियर को जज करना अरिस्टोटल के नियम से इज लाइक ट्राइंग ए मैन बाय द लॉ ऑफ वन कंट्री हु एक्टेड अंडर दोज ऑफ अनदर। मतलब एक ऐसी कोशिश करना कि जो व्यक्ति बाय द लॉ ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री के लॉ से, एक्टेड अंडर दोज ऑफ अनदर, मतलब एक कंट्री में रह रहा है और दूसरे के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा, बोला किसने, ये बताना है। किसके बारे में बोला है? शेक्सपियर के मतलब बारे में, कि शेक्सपियर को जज करना, ये बोला है अलेक्जेंडर पोप ने। अच्छा, ये और बताना है कि अलेक्जेंडर पोप ने बोला कहाँ पे है। अलेक्जेंडर पोप ने बोला है ये प्रीफेस टू शेक्सपियर में। प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था उनका 1725 में। ठीक है, अब आपको प्रीफेस टू शेक्सपियर से एक बात और याद आई होगी कि प्रीफेस टू शेक्सपियर तो डॉक्टर जॉनसन ने भी लिखा है। हाँ, डॉक्टर जॉनसन ने भी लिखा है, लेकिन जो डॉक्टर जॉनसन वाला प्रीफेस टू शेक्सपियर है वो आया था 1765 में, बस ये डिफरेंस है। ओके, अलेक्जेंडर पोप वाला आया 1725 में। ओके, और जॉनसन वाला आया 1765 में। ओके, सो लेट्स कॉल इट ए डे। इसको एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू।